नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट जिंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी साहस। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं साहस। आज रिजा काफ़ी खुश थी। इंटर के रिजल्ट में उसने स्टेट में टॉप किया था। घर वाले उसे मिठाइयाँ खिला रहे थे। लोगों की बधाइयाँ फ़ोन पर आने लगी थी। उसका छोटा भाई उसके मुंह में मिठाई खिलाने के लिए हाथ बढ़ाता, फिर वह अपने मुंह में डाल लेता। रिजा गुस्सा कर कहती, देख लेना, जब तू भी टॉप करेगा तो मैं भी तुझे ऐसे ही करूँगी। हंसते हुए रिजा की माँ कहती, तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, अगर मेरा लाडला टॉप करेगा तो मैं तुझे भर पेट मिठाई खिलाऊंगी। इंटर का रिजल्ट हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि मीडिया वाले रिजा से इंटरव्यू लेने उसके घर पहुंच गए। मीडिया वाले ने कहा, आप स्टेट में टॉप की हैं, समाज की आपसे ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी तो मैं आगे की पढ़ाई करूंगी, फिर मैं बड़ा आदमी बनकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगी, अपने परिवार, समाज और देश की सेवा करूंगी। कितना अच्छा लगेगा रिजा, जब तुम देश की सेवा करोगी, लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे। वो दिन कब आएगा? ये सपने कब पूरे होंगे? माँ ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। माँ, जल्द ही सपने पूरे करने की कोशिश करूँगी। रिजा ने कस्बे के +2 स्कूल से इंटर किया था, फिर कस्बे के ही एक एफिलिएटेड कॉलेज से बीकॉम भी किया। अब वह दिल्ली से MBA करना चाह रही थी, लेकिन उसकी माँ को इतने बड़े शहर में भेजने में डर लग रहा था। रिजा ने जिद करते हुए कहा, माँ, अगर पापा होते तो वे मुझे भेज देते। आई मिस यू पापा, कहकर वह फपक कर रो पड़ी। रिजा, तुम नहीं समझती इस जालिम दुनिया को। पापा नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हें नहीं भेज रही हूँ। दिल्ली में कौन तुम्हारी खबर लेगा? मैं किसके भरोसे तुम्हें वहाँ भेज दूँ? माँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है बेटा। तुम एक छोटे से कस्बे में रहकर जीना सीखी हो। बड़े शहरों के लोग धूर्त होते हैं, उनके रग रग में धूर्तता भरी रहती है। रिजा बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखा करती थी। उसमें कुछ बड़ा कर दिखाने का जज्बा था। उसने अपने पापा से वादा किया था, मैं पढ़कर आपका नाम रोशन करूंगी पापा। रिजा दिल्ली जाकर पढ़ाई करने के लिए जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। लेकिन अब उसके सामने समस्या थी कि हॉस्टल में रहने पर लोकल गार्जियन में किसका नाम दिया जाए। रिजा की माँ काफ़ी उधेड़-बुन में थी। तभी उसे अपनी सहेली रंजना की याद आ गई। रंजना उन दिनों उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। वह अब बहुत ही अनुशासित लड़की थी। रिजा की माँ को हर हमेशा वह अनुशासन का पाठ पढ़ाया करती थी। अभी वह दिल्ली में पति के साथ रह रही थी। दिल्ली में उसका अच्छा बिजनेस था। काफ़ी सोच समझकर रिजा की माँ ने लोकल गार्जियन में रंजना का नाम देने का निश्चय किया। फ़ोन से रिजा की माँ ने रंजना को सब कुछ बता दिया था। रंजना ने आश्वस्त करते हुए रिजा की माँ को कहा, तुम निश्चिंत रहो कंचन, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। अब रिजा को लेकर उसकी माँ कंचन नामांकन करवाने दिल्ली आ गई। रंजना ने पहले ही उसे अपने घर रहने के लिए आमंत्रित कर दिया था, इसलिए रिजा का नामांकन करवाकर और छात्रावास में सारा सामान मैनेज करके कंचन अपनी बेटी के साथ सीधा रंजना के घर पहुंच गई। डोरबेल बजते ही रंजना ने दरवाज़ा खोला। अपनी सहेली कंचन को देखकर वह काफ़ी खुश हुई। अरे, तूने यह क्या हाल बना रखा है कंचन? क्या हुआ? कैसे हुआ? तूने इतनी बड़ी खबर हमसे क्यों छुपाई? मुझे जानने का कोई हक नहीं था। अपने वैधव्य को याद करके कंचन की आंखों में आंसू आ गए। वह फपक पड़ी। थोड़ी देर चुपचाप शांत होकर बैठने के बाद अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए उसने अपने पति के एक्सीडेंट की सारी कहानी सुना दी। कंचन की कहानी सुनते सुनते रंजना की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह भी मायूस हो गई। जब भी पापा की बातें होती रिजा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता। रंजना ने रिजा को चुप कराते हुए कहा, बेटा, हम लोग हैं ना, घबराने की कोई बात नहीं। इतने में फिर डोरबेल बजा। रंजना ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर पति को देखते ही उसने कहा, कंचन सकुशल आ गई।
अच्छा, आ गए वे लोग। उन्हें देखते ही कंचन समझ गई कि ये रंजना के पति हैं। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते भाई साहब कहा। फिर रिजा ने भी अंकल जी के पैर छूते हुए आशीर्वाद लिया। सबको नमस्ते कहते हुए अंकल जी ने कहा, अरे आप लोग उदास क्यों दिख रहे हैं? रंजना ने खुशनुमा माहौल बनाते हुए कहा, यात्रा की थकान से चूर हैं, इसलिए इन लोगों के चेहरे पर उदासी है। इन लोगों को नाश्ता वास्ता कराया कि केवल बातें ही किए जा रही हो? रंजना के पति ने इशारा किया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, रंजना ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। फिर रंजना के पति ने रिजा से पूछा, किस कॉलेज में एडमिशन लिया बेटा? IBM कॉलेज में अंकल जी। वहाँ का अनुशासन काफ़ी अच्छा है, छात्रावास भी काफ़ी सुरक्षित है। लड़कियों को कभी भी अकेले बाहर जाने का परमिशन वहाँ का सुपरिटेंडेंट नहीं देता है। हाँ भाई साहब, इसीलिए तो लोकल गार्जियन में आप लोगों का नाम दे दिया है, कंचन ने कहा। हाँ हाँ, ठीक किया है आपने। क्या रंजना? हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो चाहती थी कि रिजा यहीं रहकर पढ़े। नहीं आंटी जी, हॉस्टल में पढ़ने का एक अलग माहौल मिलेगा। लड़कियों के साथ बैठकर ग्रुप डिस्कशन करूँगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन कभी कभी यहाँ आ जाया करना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मेरा मन भी लगेगा। आंटी जी ने रिजा के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा। रिजा के लिए यह दुनिया नई थी। धीरे धीरे वह अपने आप को नए वातावरण के अनुकूल ढालती गई, लेकिन उसने अपना संस्कार बनाए रखा। उसे अपनी माँ की बातें याद थी। जाते समय उन्होंने कहा था, रिजा तुम अपने आप को हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ा रखना, कभी भी धैर्य नहीं खोना। उसकी पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ें अब रास्ते पर आ गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। यदा कदा जब उसे हॉस्टल से बाहर जाना होता तो लोकल गार्जियन को नोटिस कर दिया जाता। लोकल गार्जियन में रंजना और उसके पति के नाम के साथ फोटो अटैच था। केवल अंकल और आंटी के साथ ही उसे बाहर जाने का परमिशन मिलता। आंटी के साथ वह बाहर जाने में सहज महसूस करती थी, लेकिन अंकल जी के साथ ऐसा नहीं होता। एक आध बार जब रिजा ने अंकल जी के गलत हरकत को महसूस किया तो उसे लगा कि मेरे मन में बुरी भावनाएं कैसे आ गई। नहीं नहीं, अंकल जी ऐसे नहीं हैं। पहले तो अंकल जी ने झांसा देकर रिजा को विश्वास में लिया। धीरे धीरे रिजा उनकी बैड टचिंग को महसूस करने लगी। अब तक वह पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि अंकल जी का इरादा गलत है। वह इस बात को माँ से कहना चाहती थी। फिर सोचने लगी, माँ सुनकर घबरा जाएगी और वापस बुला लेगी, लेकिन मुझे कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो ऐसे मामले आते ही रहेंगे। मुझे इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसलिए अंकल जी को उसने महसूस नहीं होने दिया कि वह आगे कुछ आपके विरोध में करने वाली है। सब कुछ उसी तरह सहती गई। एक बार अंकल और आंटी जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। अंकल जी ने रिजा को खबर दिया कि मैं तुम्हें लेने शाम में आऊँगा। रिजा ने कहा, अंकल जी आप मुझे सवेरे ही लेने आ जाइए। समय से पहले पहुंचकर मैं आंटी जी को कुछ मदद भी कर सकती हूँ। अंकल जी ने कहा, तुम तैयार रहना, मैं तुरंत आ रहा हूँ। पहले की अंकल जी की हरकत को याद कर रिजा को लग रहा था कि आज मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। वह अक्सर ऐसा न्यूज सुना करती थी कि पार्टी में कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। आंटी जी रिजा को देखकर खुश हो गईं। कितना ख्याल रखती हो तू मेरा। कोई घंटे भर बाद रिजा ने आंटी जी से कहकर ड्रेस खरीदने के बहाने घर से निकल गई। फिर पुलिस स्टेशन जाकर उसने पुलिस को सारी कहानी बताकर सूचनाएं दे दी और रपट लिखवा दिया कि पार्टी में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। फिर वह एक आध ड्रेस लेकर वापस आ गई। पार्टी नियत समय पर शुरू हो गई थी। सारे लोग आए हुए थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ लोग डीजे पर डांस भी कर रहे थे। उधर पुलिस बताए गए एड्रेस पर सिविल ड्रेस में पहुंचकर चुपके से रिकॉर्डिंग कर रही थी। किसी को इस बात की भनक तक न लगी। रिजा, अंकल और आंटी जी एक ही टेबल पर खाना खा रहे थे। खाना खाते समय रिजा के मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो रही थीं। आंटी जी ने कहा, तुम चुप क्यों हो रिजा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी, बस माँ की याद आ रही थी। अंकल जी ने उसके पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहा, अरे बेटा, पार्टी में आई हो तो पार्टी का आनंद उठाओ। हम लोग तुझे कम प्यार करते हैं क्या? फिर विस्मय भरी निगाह से रिजा की ओर देखते हुए कहा, अरे अभी तक तो तूने जूस भी नहीं पिया,
पियो बेटा, लो पी लो। कहते उन्होंने जूस का ग्लास रीजा के हाथ में पकड़ा दिया। फिर अंकल और आंटी दोनों डीजे पर डांस करने चले गए। रीजा जूस पीने लगी। जूस पीते ही कुछ ही देर में रीजा को चक्कर सा आने लगा। फिर धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल होने लगा और अंत में वह वहीं फर्श पर लुढ़क गई। पुलिस सब कुछ बारीकी से देख रही थी। इधर अंकल जी पहले से ही रीजा पर नज़र गड़ाए हुए थे, सो तुरंत उन्होंने रीजा को उठा लिया और उसे रूम में लिटाने के लिए जा ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। फिर उनकी सारी करतूतें वीडियो में दिखाकर हिरासत में ले लिया। अंकल जी सफाई दिए जा रहे थे और पुलिस वीडियो दिखाकर सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। जांच में पाया गया कि जूस के ग्लास में अंकल जी ने नशे की गोली डाल दी थी। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।